गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल रेस चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम आपको यूपीपीएससी आयोग का जो कि मेल पुरुष 2022 को 10 अप्रैल को हुआ था, उसका मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर में एग्ज़ाम आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को जो रिपीटेड हैं उनको मैं करवाने जा रहा हूं, जो कि आयोग के पेपर में आया था। ये जो आप पेपर आज सॉल्व करने जा रहे हो, ये पेपर है 2022 का 10 अप्रैल मेल पुरुष स्टाफ नर्स की वैकेंसी आयोग ने लिया था। उसी समय क्वेश्चन उठवा के आपका पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। लेकिन अभी तक डियर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं शेयर किया तो वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आपको ऐसी ही वीडियो बना के देता रहूँ। तो देखिए डियर, पहला एमसीक्यू आपके सामने है। ये आयोग का पेपर है, सॉल्व करना है आपको। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है, फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज। अगर आपको क्लोज स्पेस से डर लगता है, फोबिया से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है एक्रोफोबिया, बी ऑप्शन है साइनोफोबिया, सी ऑप्शन है क्लस्ट्रोफोबिया और डी ऑप्शन है नेक्टोफोबिया। तो राइट आंसर क्या होगा डियर इसका? सभी लोग कमेंट बॉक्स पे मुझको आंसर करें। एक्रोफोबिया का मतलब होता है बेटा फियर फ्रॉम हाइट। याद रखिएगा, एक्रोफोबिया का मतलब होता है, एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम हाइट, हाइट से डर लगता है। शाइनोफोबिया का मतलब होता है कलर से डर लगता है, समझ रहे हो, ब्लू कलर। क्लस्ट्रोफोबिया, हाँ, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि अगर आपको किसी क्लोज स्पेस से डर लग रहा है तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन पूछा नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्क लाइट। अगर आपको डार्क लाइट से डर लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेक्टोफोबिया। तो सारे आंसर अपने गलत हैं, ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? सी ऑप्शन इसके अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो? चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम हाउ मेनी वीक आफ्टर डिलीवरी। हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि जो पोस्टपार्टम पीरियड है इसको आप कितने वीक तक एक्सटेंड कर सकते हो, कितने दिन तक। कुल मिला के परपेरियम पीरियड पूछा है, तो आप परपेरियम पीरियड कब तक बता सकते हो, पोस्टपार्टम पीरियड कब तक बता सकते हो। तो राइट देखिए, इसको आपको राइट आंसर करना है। ए ऑप्शन है 2 वीक, बी ऑप्शन है 4 वीक, सी ऑप्शन है 6 वीक, डी ऑप्शन है 8 वीक। क्या होगा इसका डियर राइट आंसर? आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अभी आपको मैंने शायद 1-2 क्लास में इसको बताया भी है कि जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है आप उसको 6 वीक तक एक्सटेंड कर सकते हो। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा डियर? सी नंबर करेक्ट होगा। क्या होगा आपका? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि जो परपेरियम पीरियड है आप इसको 6 वीक तक बता सकते हो। कितना बता सकते हो? 6 वीक तक बता सकते हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, विच वन इज़ द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन के बारे में पूछा है कि भाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या फंक्शन होता है, क्या एक्शन करता है। तो ए ऑप्शन है आइसोलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आइसोलेट करता है। बी ऑप्शन रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस। क्या ये स्मूथ मसल को यूट्रस की रिलैक्स करता है। सी ऑप्शन है हेल्पिंग इन ओवुलेशन। क्या ये ओवुलेशन में हेल्प करता है। डी ऑप्शन है इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। तो राइट आंसर दीजिए क्या होगा बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? मैंने लेबर के दौरान पढ़ाया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन होता है, समझ रहे हो? तो देखिए बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन, समझ रहे हो। मैं बात करूँ ऑक्सीटोसिन की, किसकी बात करूँ? ऑक्सीटोसिन, समझ रहे हो। ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन बोथ बेटा दोनों का वर्क क्या होता है? ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, समझ रहे हो, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा ए नंबर, एक्सीलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन हो चाहे ऑक्सीटोसिन ही, दोनों ही यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करवाते हैं? करवाने का काम करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा?
ए नंबर चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए बेटा, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए कि इसका नेक्स्ट हेपेटाइटिस वी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट। हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आयोग के अंदर पूछा गया था कि हेपेटाइटिस वी जो वैक्सीनेशन है किस रूट से दिया जाता है। पहला ऑप्शन है ओरल रूट, बी ऑप्शन है इंट्राडर्मल रूट, सी ऑप्शन है सबक्यूटेनियस और डी ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर रूट। आप इसके अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए बेटा जो हेपेटाइटिस वी है, हेपेटाइटिस वी को किससे देते हैं? इंट्रामस्कुलर से देते हैं। अरे किससे देते हैं? इंट्रामस्कुलर से देते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा डी नंबर। आप समझिए जो हेपेटाइटिस वी है बेटा ये एट बर्थ दिया जाता है। कब दिया जाता है? एट बर्थ। सबसे पहले जो टीका लगाया जाता है वो हेपेटाइटिस बी का ही होता है। एट बर्थ देते हैं। कितना देते हैं? तो याद रखिएगा 0.5 ml दिया जाता है। बताओ रूट क्या होता है बेटा? इंट्रामस्कुलर होता है। अरे कौन सा रूट होता है? इंट्रामस्कुलर रूट दिया जाता है। समझ रहे हो? कितने एंगल में देंगे? तो याद रखना बेटा 90 एंगल में। कितने एंगल में? 90 एंगल में दिया जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको पता नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हो, तो उससे आपको गलत नहीं करना। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। विच सोल्यूशन शुड बी यूज टू मोप अप द स्प्लिट ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। समझ रहे हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि अगर आप किसी ओटी रूम पे हो, कहाँ पे हो? ओटी रूम पे हो, और समझ रहे हो, और वहाँ पे बेटा ब्लड गिर जाए। क्या गिर जाए? ब्लड गिर जाए, स्प्लिट आउट हो जाए, तो उसमें मोप का मतलब होता है पोंछा लगाना। आप उसको किससे साफ करोगे? किससे क्लीन करोगे? कौन सा सोल्यूशन का यूज करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पेपर में चाहे एम्स हो चाहे पीजीआई हो, अभी केजीएमयू की वैकेंसी आ रही है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी आप मान लीजिए कि यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं कि डियर एक कोई नर्स है जो कि ऑपरेशन थिएटर पे जॉब कर रही है और वहाँ पे बेटा वहाँ पे ब्लड गिर जाए फ्लोर पे, तो आप उस ब्लड को किससे बेटा मूव करोगे। समझ रहे हो? तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा डियर, अगर जब भी ऑपरेशन थिएटर में कोई ब्लड जाता है, ब्लड गिर जाता है, तो उसको जो हम मोपिंग करते हैं उसको यूज करते हैं बेटा सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का। किसको यूज करते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे पूछता बेटा HIV का ब्लड, तब भी हम बताते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो होता है उस पर हम लोग मोपिंग करते हैं। जब मोपिंग कर देंगे तो उसके बाद वहाँ पे साइडेक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? साइडेक्स का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी नंबर, सोडियम हाइपोक्लोराइड। समझ रहे हो? देखिए क्वेश्चन आपको पहले से अच्छे से पढ़ना है। जब आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था विच सोल्यूशन शुड बी यूज टू मोप अप द, मोप का मतलब होता है पोंछा लगाना, स्प्लिट ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर। अगर बेटा ऑपरेशन थिएटर के अंदर ब्लड गिर गया है और वो फैल गया है तो आप उससे किससे पोंछा लगाओगे? तो आपका आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या आंसर होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए बेटा, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन प्राइमी ग्रेविडा मदर व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है लेबर के अंदर। पूछा है इन प्राइमी ग्रेविडा मदर व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मतलब अगर कोई पहली बार प्रेग्नेंट लेडी आई है तो जो फर्स्ट स्टेज लेबर होता है उसमें कितना एवरेज समय लगता है। समझ रहे हो? तो देखिए फर्स्ट स्टेज लेबर का मतलब क्या होता है? जब उसको ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और जब तक फुल सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज लेबर। और इसमें जो प्राइमरी ग्रेविडा में टाइम लगता है वो लगता है बेटा 12 घंटे का। कितना लगता है? 12 घंटे का। और अगर हम बात करें मल्टी ग्रेविडा का तो उसमें कितना लगता है समय बेटा? 8 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 8 घंटे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। और यहाँ पे अगर मल्टी ग्रेविडा दिया होता तो आपका आंसर जाता 8 आवर चला जाता। आपका करेक्ट आंसर 8 आवर्स हो जाता। पर अभी इसमें प्राइमरी ग्रेविडा पूछा है तो इसमें आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी नंबर जाएगा। ठीक है, चलिए डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ब्लड के ग्रुप के जो पर्सन है जो ब्लड को
इन्वर्सरी डोनेट कर सकते हैं। इन्वर्सरी डोनर का मतलब होता है आपको उसमें ब्लड ग्रुप मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए को हो, चाहे ए बी को हो, चाहे बी को हो, चाहे ओ को हो। ऐसा कौन सा पर्सन है जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ऑप्शन ए है ए नंबर, ऑप्शन बी है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है ए बी, डी ऑप्शन है ओ। तो आप इसके अंदर करेक्ट आंसर डियर बताइए कि आप ब्लड ग्रुप जो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? चलिए आपको मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। याद रखिएगा ओ निगेटिव, बेटा याद रखिएगा ओ निगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, ओ निगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। ए बी पॉजिटिव बेटा ए सबसे ब्लड ले सकता है, समझ रहे हो, ए सबसे ब्लड ले सकता है। तो अगर इन्वर्सन रिसिपिएंट के बारे में पूछा जाता तो आपका क्वेश्चन आंसर जाता ए बी प्लस, लेकिन इन्वर्सन डोनर के बारे में पूछा है तो आपका आंसर होगा ओ निगेटिव, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ओ चला जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपको मैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर बेटा इन्वर्सन रिसिपिएंट पूछे तो आपको बताना है ए बी पॉजिटिव, और डोनर पूछा तो आपको क्या बताना है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव सबसे बेस्ट आंसर होता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन आयोग के अंदर आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि आयोग में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना इजी क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इट इज नोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि जब बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, समझ रहे हो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, तो बोला गया है ये जो जाइगोट है ना ये डेवलप हो रहा है यूट्रस के बाहर, मतलब यूट्रस के अलग हिस्से में। अब देखिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, समझ रहे हो, और ये फैलोपियन ट्यूब है। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांट कहाँ होता है? ये इम्प्लांट याद रखिएगा बेटा, ये इम्प्लांट कहाँ देखने को मिलता है? ये इम्प्लांट देखने को मिलता है जो यूट्रस की लेयर होती है। यूट्रस की 3 लेयर होती है। ये सबसे आउटर लेयर, इसको पेरीमेट्रियम, बीच के लेयर को बोलते हैं हम लोग मायोमेट्रियम, और ये जो सबसे इनर होती है इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो ये जो प्रोडक्ट होता है आके एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एंडोमेट्रियम या यूट्रस के बाहर डेवलप हो रहा है, आउटसाइड ऑफ यूट्रस डेवलप हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रेगनेंसी को क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है? बी ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? सी ऑप्शन है हाइडेटिफॉर्म मोल। क्या हाइडेटिफॉर्म मोल है? और तीसरा है पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। अब बताइए आप करेक्ट आंसर इसके बारे में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बेटा जब भी फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर जो प्रोडक्ट है इम्प्लांट हो जाए कहाँ पे? यूट्रस के आउटसाइड में, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में। ये जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, यहीं पे प्रोडक्ट बनेगा और यहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा। इस प्रकार की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बी ऑप्शन है। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है डियर? मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि कई बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो, समझ रहे हो, कई बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, या वहाँ पे कई सारे बच्चे हों, समझ रहे हो, तो उसको ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो ये अपना करेक्ट आंसर नहीं है। हाइडेटिफॉर्म मोल में क्या होता है? यहाँ पे बेटा यहाँ पे एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होने लगता है, कैंसर जैसे सेल आने लगते हैं, उसको हाइडेटिफॉर्म मोल बोलते हैं। पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी बेटा वो 42 वीक के ऊपर हो जाए, 42 वीक के ऊपर हो जाए, समझ रहे हो, इसको पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी बोलते हैं। पर ये भी नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा, समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी को फ्रैक्चर हो गया, उसके बोन फ्रैक्चर हो गई, मतलब हड्डी टूट गई है, आप उसको प्रॉपर तरीके से हीलिंग करवाने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट स्टेप होगा? अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी हड्डी टूट गई है। अब हड्डी टूट गई है तो हमें हड्डी को जोड़ना है,
तो हड्डी को जोड़ने के लिए इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सबसे बेस्ट स्टेप्स है कि हड्डी जल्दी जुड़ जाए? ऑप्शन ए है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। क्या आप उसको कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन से जोड़ सकते हो? बिल्कुल बेटा, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना होता है। एक्सरसाइज भी करवाते हैं। इमोबिलाइजेशन भी करवाते हैं। एंटीबायोटिक, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक भी देते हैं। ये चारों ही मैनेजमेंट है, लेकिन पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। समझिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। अरे क्या पूछा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पूछा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? क्या आप कैल्शियम सप्लीमेंट दोगे? हाँ, देना होता है, जब भी बोन टूटती देते, लेकिन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है? बिल्कुल बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। एक्सरसाइज करवाओगे, करवाते हैं तो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। इमोबिलाइजेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप अपने पैर को रखे हो वहीं पे रखो, उसको हिलाना डुलाना नहीं है, मूवमेंट नहीं करवाना है। और अगर आप मूवमेंट नहीं करवाओगे तो हड्डी जल्दी जुड़ेगी। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा हीलिंग के लिए, प्रॉपर तरीके से हीलिंग के लिए, वो होगा इमोबिलाइजेशन। अगर इमोबिलाइजेशन किया जाए तो प्रॉपर तरीके से बोन हीलिंग होती है और जल्दी हीलिंग होती है, फास्ट हीलिंग होती है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जाएगा सी नंबर। एंटीबायोटिक देते हैं किस स्थिति में देते हैं? जब इन्फेक्शन हो जाए। तो ये भी आपका क्वेश्चन आंसर गलत है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सोचिए, ऐसे पेपर आयोग में पूछता है। बिल्कुल बेटा, रीजनिंग वाले सवाल से पढ़िए और इसका सही से जवाब दीजिए। समझ रहे हो? चलिए बढ़ते नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है? ए कंडीशन इन विच फॉर स्किन ऑफ पेनिस इज सो मच नैरो दैट इज कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंस पेनिस। अब देखिए, आपको बता रहा हूँ बेटा, अब आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ये है ये देखिए ए एक्स है, समझ रहे हो? और यहाँ से 2 वेसल्स निकली होती है और ये बेटा पेनिस है। ये पेनिस है, ये पूरा पेनिस है। और पेनिस के आगे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। समझ रहे हो? इस ग्लैंस पेनिस को स्किन पूरा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ये बिल्कुल कवर रहता है। एक कवर रहता है बेटा, याद रखिएगा, क्या रहता है? पूरा ये ऐसे कवर रहता है, फुआर स्किन एक कवर रहता है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ग्लैंस पेनिस के ऊपर है जो स्किन है वो कवर है, समझ रहे हो? वो नैरो मच है, इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। अगर हम इसको हाथ से स्किन को बाहर लाना चाहते हैं, इस ग्लैंस पेनिस को ओपन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ग्लैंस पेनिस ओपन नहीं हो रहा है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इस स्थिति को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्थिति को क्या बोला जाता है? समझ रहे हो? अब देखिए बेटा, ये देखिए, अगर ये स्किन बाहर नहीं आती तो इस स्थिति को बोलते हैं फीमोसिस। क्या बोलते हैं इसी को? फीमोसिस बोला जाता है। ये देखिए, एक दोनों एक है, समझ रहे हो? ये दोनों ही, और ये पेनिस है, ये हिस्सा ये पेनिस है, लिख दे रहा हूँ मैं। ये पेनिस है बेटा, ये ग्लैंस पेनिस है। ये ग्लैंस पेनिस जो आउटर, जो सबसे एंटीरियर हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और यहाँ पे स्किन लगी होती है, इसको कवर करके रखती है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कवर, अगर हम स्किन को हटाना चाहते हैं ना तो वहाँ से स्किन नहीं हट रही है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फीमोसिस। क्या बोलते हैं इसी को? फीमोसिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी नंबर जाएगा बेटा। क्या जाएगा? बी नंबर। अब देखिए, इसमें अंदर और एक ऑप्शन दिया है क्रिप्टोरिडिज्म। जो क्रिप्टोरिडिज्म है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बेटा जो तो बेटा जो क्रिप्टोरिडिज्म है, इसमें मतलब क्या होता है कि जो टेस्टिस हैं वो सैक्रोटम के अंदर, देखिए ये पहले टेस्टिस एब्डोमेंस के अंदर होते हैं। तो अगर ये टेस्टिस इस सैक्रोटम के अंदर नहीं पहुंच पाते तो इस स्थिति को बोलते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्टोक्रिडिज्म बोलते हैं। समझ रहे हो? एक दिया ऑप्शन ईपी स्पाइडिस। ईपी स्पाइडिस का मतलब है कि जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की, वो ओपनिंग कहाँ हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है बेटा, ए ऊपर साइड हो जाता है। समझ रहे हो? ए पेनिस के ऊपर साइड अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाए तो इसको बोलते हैं ईपी स्पाइडिस। क्या बोलते हैं इसको? ईपी स्पाइडिस के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि जो फॉर स्किन है पेनिस की वो रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा फीमोसिस। क्या बोलेंगे उसको? फीमोसिस बोलेंगे। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। क्वेश्चन पढ़िए बेटा और इसका सही जवाब दीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ओलिग्यूरिया है ना, ओलिग्यूरिया के बारे में पूछा है कि ओलिग्यूरिया क्या कहलाता है। समझ रहे हो? ओलिग्यूरिया का मतलब क्या होता है?
ओलिगोयूरिया का मतलब क्या कराता है? ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है कि क्या मोर यूरिन आउटपुट एट नाइट, क्या रात में बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है, उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं। बी ऑप्शन है यूरिन आउटपुट लेस दैन 100 ml इन 24 आवर्स, अगर 100 ml से कम 24 आवर्स के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं। सी ऑप्शन है यूरिन आउटपुट लेस दैन 100 ml इन 2 आवर्स, और बेटा डी ऑप्शन है यूरिन आउटपुट लेस दैन 400 ml इन 24 आवर्स। तो देखिए ओलिगोयूरिया का मतलब होता है बेटा, जो ओलिगोयूरिया है इसका मतलब होता है कि जो यूरिन आउटपुट है वो 24 घंटे के अंदर बेटा अगर 400 ml से कम होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओलिगोयूरिया बोलते हैं, समझ रहे हो। और अगर यूरिन आउटपुट 2000 ml से ज़्यादा हो, 2000 ml से ज़्यादा हो पर डे तो बेटा उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, समझ रहे हो। और अगर पूरे 24 घंटे में 100 ml से कम होता है तो इसको बोलते हैं बेटा एनयूरिया। क्या बोलते हैं इसको? एनयूरिया। तो हमारा क्वेश्चन है ओलिगोयूरिया के बारे में। तो ओलिगोयूरिया का मतलब है कि पूरे 24 घंटे के अंदर यूरिन आउटपुट 400 ml से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोयूरिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए बेटा। हिंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रिच इन, तो हिंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रिच इन, जो कि जो मिल्क होता है बेटा ना वो 4 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो। जो मिल्क होता है 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला मिल्क आता है जैसी डिलीवरी होगी उसके बाद जो फर्स्ट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, वो 2 से 3 दिन तक आता है, समझ रहे हो। उसके अंदर हाई विटामिन ए डी ई के पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, समझ रहे हो। फिर ट्रांजिशनल मिल्क निकलता है, फिर मैच्योर मिल्क निकलता है। फिर देखिए इसके बाद बेटा क्या होता है, जब 14 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, तो जो शुरुआत में ब्रेस्ट फीड माँ करवाती है 4 से 5 मिनट तक, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर मिल्क। और उस फॉर मिल्क में सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, शुगर, जिससे बच्चे की प्यास मतलब जो थर्स्ट होता है उससे सेटिस्फाई होता है। किस मिल्क से? फॉर मिल्क से। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंड मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है। तो जो हिंड मिल्क होता है उसके अंदर बेटा क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। अरे बताओ क्या पाया जाएगा? फैट पाया जाएगा, समझ रहे हो। अब देखिए फैट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है तो फैट पाया जाएगा। तो बच्चे का जो बेटा भूख होता है, समझ रहे हो, हंगर, जो हंगर सेटिस्फाई करता है बच्चा, वो किससे करता है? हिंड मिल्क से। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हिंड मिल्क होता है उसमें फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फैट के साथ साथ उसमें आप क्या बोलते हैं? एनर्जी होती है, जिससे बच्चे का जो हंगर होता है उससे सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। आपको मैंने एक क्लास करवाई थी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके अंदर आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था। देखिए उसी से एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके आयोग के पेपर में। क्वेश्चन पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। मैनेजमेंट हैज़ फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, मैनेजमेंट किसके अंदर सारे फंक्शन है एक को छोड़ करके। तो आपका जो पहला ऑप्शन है प्लानिंग, बी ऑप्शन है डिटेक्टिंग, सी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग और डी ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग, समझ रहे हो। देखिए जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन है, प्लानिंग करना होता है मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है और कोऑर्डिनेशन करना, मतलब कि जो डिटेक्टिंग है बेटा ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? वो जाएगा बेटा आपका सी ऑप्शन, जो आपका डिटेक्टिंग है ये आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, बढ़ते हैं। विच वन इज़ द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अंडर 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रेन? ओहो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या पूछा है कि एक 5 साल से नीचे बच्चा आप उसको IM इंजेक्शन दे रहे हो तो सबसे बेस्ट साइट क्या होगी? मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है डेल्टॉइड साइट, क्या डेल्टॉइड में देते हैं। बी ऑप्शन है वेस्टस लेटरालिस, क्या वेस्टस लेटरालिस में देते हैं। सी ऑप्शन है वेंट्रोग्लूटियल साइट और डी ऑप्शन है डोर्सोग्लूटियल साइट। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा वेस्टस लेटरालिस, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर बेटा एडल्ट में पूछा जाता है तो आप बताते डोर्सियोग्लूटाइड, समझ रहे हो। अगर एडल्ट के लिए सबसे बेहतरीन साइट होती है, एडल्ट के लिए सबसे बढ़िया जो साइट होती है इंजेक्शन देने की होती है डोर्सोग्लूटियल, समझ रहे हो। अगर चिल्ड्रेन की पूछे या 1 से 5 साल के बच्चे के तो वेस्टस लेटरालिस सबसे बढ़िया साइट देखने को मिलती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो बी ऑप्शन होगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज,
समझ रहे हो। फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री की जो आप स्टडी करते हो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्या उसको सोशल साइंस बोलते हैं, या उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, या उसको बेटा एक्लुट्रेशन बोलते हैं, या उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जब भी हम फिजिकल मतलब है कि जब भी हम किसी पर्सन के बारे में उसकी स्टडी करते हैं, सोशल की बात करते हैं, जब कल्चर हिस्ट्री की बात करते हैं, मैन की मतलब इंसानों की बात कर रहा है, तो उस स्टडी को बोला जाता है बेटा एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? एंथ्रोपोलॉजी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। पढ़िए और सही जवाब दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन अबगार स्कोरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो अबगार स्कोरिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या हार्ट रेट को किया जाता है? बिल्कुल बेटा, हार्ट रेट को किया जाता है। ब्लड प्रेशर, अरे ब्लड प्रेशर को कभी भी नहीं किया जाता है। कलर ऑफ बेबी, बिल्कुल कलर ऑफ बेबी चेक करते हैं। मसल स्टोन बिल्कुल चेक करते। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या जाएगा बेटा? ब्लड प्रेशर। क्या जाएगा? ब्लड प्रेशर। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है ये अबगार स्कोरिंग का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो। देखिए, जो अबगार स्कोरिंग होता है बेटा 8 से 10, अगर 8 से 10 स्कोर आता है तो ये वेस्ट होता है। याद रखिएगा, क्या बेटा? वेस्ट है। और अगर 4 से 7 है, याद रखिएगा 4 से 7 है तो आपको इस बच्चे को स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है। और अगर लेस देन 4 है बेटा तो आप इसको NICU में शिफ्ट करते हो। अरे कहाँ शिफ्ट करते हो आप इसको? NICU है ना, नियोनेटल केयर यूनिट में क्या करते हो आप? इसको शिफ्ट करते हो। अगर 8 से 10 है तो आप इसको नॉर्मल वार्ड में रख सकते हो। 4 से 7 है तो आप इसको बेटा KMC दोगे। क्या दोगे? KMC, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करोगे। समझ रहे हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आप अबगार स्कोरिंग का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए बेटा और सही जवाब दीजिए। द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एल्जाइमर डिसीज। अगर किसी को एल्जाइमर डिसीज हुआ है तो उसका मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? एल्जाइमर का मतलब होता है बेटा ये मेमोरी से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। मेमोरी से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। और अगर किसी को ये डिसऑर्डर हो गया तो क्या लॉस होता है? क्या अर्ली मेमोरी लॉस होती है, क्या रिसेंट मेमोरी लॉस होती है, या अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी लॉस होती है, या होल मेमोरी लॉस होती है? तो याद रखिएगा, जब भी किसी को एल्जाइमर डिसीज होगा तो उसके अंदर जो मेमोरी होता है बेटा कौन सी लॉस होगी? आपकी रिसेंट मेमोरी लॉस होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा बी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? बी ऑप्शन आपका चला जाएगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट वाटर बोर्न डिसीज। समझ रहे हो, इसमें से कौन सा डिसीज है जो वाटर बोर्न डिसीज नहीं है? बाकी सारे वाटर बोर्न डिसीज हैं, एक को छोड़ करके जो वाटर बोर्न डिसीज नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मीजल्स, बी ऑप्शन है आपका हेपेटाइटिस, सी ऑप्शन है टाइफाइड, और डी ऑप्शन है कोलेरा। तो देखिए बेटा, इसमें जो मीजल्स है आपका, मीजल्स क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मीजल्स एक वायरल डिसीज है। मीजल्स क्या है बेटा? एक वायरल डिसीज है। समझ रहे हो। और जो वायरल है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आती है। किससे आती है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से डिसीज़ देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस जो ए है ये बेटा वाटर और फूड के कंटामिनेशन से हो सकती है। टाइफाइड वाटर एंड कंटामिनेशन फूड से हो सकता है। कोलेरा ये भी वाटर एंड कंटामिनेशन फूड से हो सकता है। तो तीनों डिसीज वाटर बोर्न डिसीज है, एक को छोड़ करके उसका नाम था मीजल्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा डियर वो क्या चला जाएगा? मीजल्स चला जाएगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और बेटा इसका सही जवाब दीजिए। पढ़िए और सही जवाब दीजिए। विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आउट ऑफ द वैक्सीन गिवन बिलो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन के बारे में। समझ रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। इसमें से मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? मोस्ट हीट का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जो कि अगर उनके ऊपर हीट लगे, गर्म लगे तो वैक्सीन खराब हो जाएंगी। उस वैक्सीन को बोलते हैं मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो देखिएगा बेटा, इसके अंदर जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो पोलियो होती है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो -20 डिग्री, याद रखिएगा कितना? -20 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखते हैं। मीजल्स को भी 15 डिग्री सेल्सियस से लेके
20 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखते हैं, मतलब -15 डिग्री सेल्सियस से लेके -20 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो चला जाएगा बेटा पोलियो। क्या चला जाएगा? पोलियो। समझ रहे हो? अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता कि मोस्ट क्या बोलते हैं कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो बेटा आपका हेपेटाइटिस बी जाता, और अगर हेपेटाइटिस बी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? डीपीटी। क्या चला जाएगा? डीपीटी चला जाएगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। ये हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू है, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन का मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पढ़िए, इसका सही जवाब दीजिए कि जो गैस गैंग्रीन है इसको करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, बी ऑप्शन है ग्राम निगेटिव वैसिलाई, सी ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, और डी ऑप्शन है आपका एचआईवी। तो याद रखिएगा, जो बेटा गैस गैंग्रीन होती है ये किसके द्वारा होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस के द्वारा होती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। साल्मोनिया टाइफी क्या करता है बेटा? टाइफाइड करता है। क्या करता है? टाइफाइड। अभी आपको मैंने बताया था कि ये टाइफाइड करता है, और एक कंटामिनेशन वाटर और कंटामिनेशन फूड से देखने को मिलेगा। एचआईवी पता है सबको, एचआईवी वायरस के द्वारा क्या होता है बेटा? वायरस से एचआईवी हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? एचआईवी हो जाता है। तो आज की क्लासेस यहीं तक। अभी तक आपने डियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं तक डियर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।